Hello students, welcome back to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics which make your study easy and comfortable। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। स्टार्टिंग से इसको समझते चलें इजीली आप मैं कह सकता हूँ चैप्टर को अच्छे से समझ जाएंगे और एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो बेटा सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर में बात करते हैं वर्क, व्हाट इज वर्क, वर्क है क्या। तो बेटा जब हम वर्क की बात करते हैं तो आपके दिमाग में चीज आती है, अगर हम डे टू डे लाइफ की डेफिनेशन अगर वर्क की दें तो क्या देते हैं, एनी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट इज कॉल्ड वर्क। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सारी रात बैठ के आपने पढ़ाई की है बहुत ज़्यादा, आप क्या कहोगे, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर एग्जाम्स। लेकिन साइंस इस चीज को कहेगा कि आपने कोई वर्क नहीं किया। आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, ऑफिस में लोग वर्क करते हैं कंप्यूटर के सामने बैठ के, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं टाइपिंग करने। उनके लिए तो वो उन्होंने बहुत सारा वर्क किया है, मेंटली स्ट्रेस उनको आया, लेकिन साइंस क्या कहेगा कि उन्होंने कोई वर्क नहीं किया। और एग्जाम्पल की बात करें, आप किसी बड़ी रॉक को, चट्टान को या वॉल को, दीवार को पुश कर रहे हैं, बड़ी जोर लगा रहे हैं उसको पुश कर रहे हैं, इतना आपने उसको पुश किया कि आपकी बॉडी वार्म अप हो गई, पसीना पसीना हो गया, लेकिन साइंस क्या कहेगा कि आपने कोई वर्क नहीं किया। तो बेटा हम कह सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में और साइंटिफिक डेफिनेशन में वर्क की बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर वर्क को पढ़ेंगे साइंटिफिक व्यू से। अपन डे टू डे लाइफ में वर्क, हर चीज को वर्क कहते हैं। बैठे बैठे आप सोच रहे हो, आप कहते हो मैंने काम किया, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिर्फ साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क और साइंटिफिक टर्म वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्क की डेफिनेशन पे। साइंटिफिकली अगर हम वर्क की डेफिनेशन की बात करें, वर्क इज सेड टू बी डन when application of a force, इसमें कुछ वर्ड्स आप याद करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वर्क इज सेड टू बी डन, कब कहा जाएगा वर्क हुआ है, when application of force causes displacement of an object। तो साइंटिफिक टर्म में अगर हम बात करें वर्क की, वर्क कब कहा जाएगा कि हुआ है, जब आप फोर्स अप्लाई करो, आप कहीं पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और इस फोर्स को अप्लाई करने से अगर ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट आती है, उस कंडीशन में आप कहोगे कि आपने वर्क किया है, अदरवाइज वर्क नहीं किया। समझते हैं इसको। मान लेते हैं हमारे पास ये एक ग्राउंड है, सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। इनिशियली मैं कह सकता हूं ये रेस्ट पे, आपने क्या किया, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई और ये जो ब्लॉक है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ये इस पोजीशन से यहां कहीं आ जाए। तो हम कह सकते हैं इस केस में इसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट को आप एस से डिनोट करते हो, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई, तो हम कह देंगे इस केस के अंदर वर्क हुआ है। तो हम मैथमेटिकली इस वर्क का फॉर्मूला अगर ड्राइव करना चाहें तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो ये वेरिएबल भी हो सकती है, मतलब इस फोर्स को आप चेंज करते जाओ, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे कम करते जाओ। लेकिन अभी आप पढ़ेंगे कांस्टेंट फोर्स के लिए, मतलब फोर्स की वैल्यू फिक्स रहेंगे। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स।
तो एक कांस्टेंट फोर्स अगर वर्क कर रही है तो उस केस में अपने पास जो वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू F इंटू S। तो यहां से हम वर्क को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपने कितनी फोर्स अप्लाई किया उस फोर्स को अप्लाई करने से कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, इन दो चीजों का जो प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं वर्क। तो हम इसको वर्क्स के फॉर्म में भी अगर लिखना चाहें, वर्क इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कॉजेज बाय फोर्स। उस फोर्स को लगाने से जो डिस्प्लेसमेंट हुई है और जो आपने फोर्स अप्लाई की है, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है वर्क। ये तो हुई हमारे पास डेफिनेशन फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके यूनिट्स की। तो ये वर्क के यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स ऑफ वर्क। बड़े यूनिट्स की अगर बात करें, फोर्स के जो यूनिट है आपको पता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट आपको पता है मीटर। तो हम कह सकते हैं हमारे पास वर्क के यूनिट क्या बनेंगे? न्यूटन मीटर, राइट। तो हमारे पास जो यूनिट है वर्क की, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। और ये न्यूटन मीटर है, बट उसको हम न्यूटन मीटर नहीं लिखते, इसको हमने एक नाम दिया हुआ है जूल। तो हम वर्क की यूनिट कह सकते हैं क्या होगी? जूल, जो कि किसके इक्वल है? न्यूटन मीटर के इक्वल। और इसका सिंबल अपने पास होगा जे। तो जे से आप नोट करोगे जूल को। जैसे आपको कहा जाए आपको मैंने वर्क किया 10 जूल, तो आप उसको लिखोगे 10 जे। और जूल किसके इक्वल होता है? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल। तो वर्क की यूनिट अपने पास हुई जूल। अब आपको कहा जाए कि आपको डिफाइन करना है 1 जूल वर्क को आप डिफाइन करो, कैसे करेंगे? उसके लिए हम डेफिनेशन देंगे। बेटा इनके नोट्स आप साथ साथ बनाते चलें, हम ऊपर से इसको मिटाते चलेंगे। तो वो न्यूटन मीटर हमारे पास या जूल कहें वर्क का यूनिट हुआ। डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, वन जूल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो बेटा हम यहीं से फॉर्मूले से अगर आए, वर्क को हमने लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स भी 1 हो जाए, मतलब 1 न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है ये भी अगर 1 मीटर हो जाए, तो हमारे पास जो वर्क है ये कितना होगा? 1 जूल। तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं व्हेन 1 न्यूटन फोर्स applied on an object and it produces one meter displacement, then the work done is 1 जूल। ठीक है, तो अगर आप 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हो और उस 1 न्यूटन की फोर्स को लगाने से अगर 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है, तो उसको आप कहोगे
1 जूल वर्क। मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर ना। 1 न्यूटन फोर्स को 1 न्यूटन ले ले और डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर हो तो उस केस में जो वर्क होगा वो अपने पास होगा 1 जूल। इजी है। चलिए इसमें अगर बिगर यूनिट की बात करें तो बिगर यूनिट में बेटा हमारे पास आप कई बार इसको वर्क को डिफाइन करते हो किलो जूल में। किलो जूल जिसको आप सिंबल की फॉर्म में लिखोगे के जे। तो 1 किलो जूल इक्वल्स टू आपको पता 1 किलो का मतलब होता 1000। तो हम कह सकते हैं हमारे पास 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल्स। ठीक, तो हमारे पास हमने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या फिर आप कह दो जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उससे कोई डिस्प्लेसमेंट पड़ी हो उस केस में हम कहेंगे वर्क हुआ। वर्क की यूनिट्स देखी, वर्क की यूनिट अपने पास जूल जिसको हम न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं। तो वर्क की यूनिट अपने पास हुई जूल। 1 जूल को हमने डिफाइन किया, 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट प्रोड्यूसेस 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, देन द वर्क डन इज 1 जूल। बड़ी यूनिट्स की बात करें किलो जूल, तो 1 किलो का मतलब 1000, तो अपने पास हो जाएगा 1000 जूल के अंदर। अब बेटा हम बात करते हैं वर्क की, लेकिन वर्क हम कह सकते हैं हमारे पास 3 तरीके का होता है। वर्क अपने पास 3 तरीके का होता है। वर्क कई केसेस में पॉजिटिव होता है, कई केसेस में वर्क नेगेटिव भी होता है, और हमने देखा कई केसेस में वर्क 0 भी होता है। तो हम देखेंगे किस केस में हम वर्क को पॉजिटिव कहेंगे, किस केस में वर्क को नेगेटिव कहेंगे, और किस केस में हम कहेंगे वर्क डन 0 है। ठीक, उस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा हायर क्लासेस का कंसेप्ट समझाने वाला हूँ अभी, जिसमें आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। छोटा सा कंसेप्ट है, आप लर्न कर लो, हायर क्लासेस में काम आएगा। लेकिन उस कंसेप्ट से हम समझ सकते हैं कि वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कब होगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए पहले कंसेप्ट समझते हैं क्या है, पर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क पे आते हैं। अभी बेटा हमने बात किया फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट होगी तो वर्क होगा। लेकिन यहां पे मैं जो फोर्स लगा रहा हूं अगर मैं वो किसी एंगल पे लगा देता हूं तब क्या होगा। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक, और इसके ऊपर मैं कह सकता हूं मैंने किसी एंगल पे फोर्स लगा दी है। आप फोर्स किसी एंगल पे लगाई, पहले हमने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लगाई थी, उसके बाद मैंने एंगल पे लगा दी, और इस फोर्स को लगाने से ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हुई। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं आ गया और ये इसके हमारे पास हो गई डिस्प्लेसमेंट। देन और यहाँ पे हम एंगल मान लेते हैं, फोर्स का आपने लगाया है थीटा। तो बेटा हमारे पास फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, किसी एंगल पे हमने लगाई है। तो बेटा जो भी वेक्टर क्वांटिटीज अपने पास होती हैं उनको हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में जाएगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो ऊपर जाएगा। तो मैं कहता हूँ इस फोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होता है, जिधर थीटा होगा उधर जो इस फोर्स का कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं एफ कॉस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं एफ साइन थीटा। सिर्फ समझ लेगा कंसेप्ट, इससे हम पॉजिटिव नेगेटिव वर्क को बताएंगे कि कैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव वर्क को डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास फोर्स थी, एंगल पे लगाई,
थीटा एंगल पे तो जिधर एंगल होता है इधर एफ कॉस थीटा कंपोनेंट जाएगा और इससे परपेंडिकुलर अपने पास एफ साइन थीटा कंपोनेंट जाएगा। अब इस केस में हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई है, तो अपने को फोर्स कौन सी देखनी है, जो इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है उसी की हम इसमें बात करेंगे। तो इस केस में मेरे पास जो वर्क होगा अप्लाइड फोर्स अपने अप्लाई किए एफ कॉस थीटा की तो ये थी, लेकिन इसका जो इधर कंपोनेंट जा रहा है वो है एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से मैं कह सकता हूं वर्क का फॉर्मूला आएगा एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी 9th में आपको सिर्फ एफ एस ना थीटा के ऊपर जो है कंसेप्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वर्क हमारे पास थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास फॉर्मूला हुआ एफ एस कॉस थीटा। तो इस केस के अंदर मैं आपसे पूछूं इस वर्क को मैक्सिमम या पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो करना है, तो अपन कैसे कर सकते हैं? तो बेटा उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क कब होगा। ठीक, तो हम वर्क को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्क। बेटा ये जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यूज अपने पास अलग अलग होती है, -1 से +1 के बीच में इसकी वैल्यूज हो सकती है। अपने को इसकी सिर्फ 3 वैल्यूज की बात करनी है, जब इसकी वैल्यू -1 हो, +1 हो और 0 हो। सबसे फर्स्ट केस जो मैं डिस्कस करता हूं, जब बेटा इस थीटा की वैल्यू अपने पास 0 डिग्री होती है, जब ये थीटा 0 डिग्री होता है तो मेरे पास जो कॉस थीटा है ये हो जाता है 1। ठीक है, जब ये थीटा 0 डिग्री होगा तो मेरे पास कॉस थीटा होगा 1। तो मैं कह सकता हूं अगर मेरे पास इस केस में अगर ये थीटा 0 हो जाए, मतलब ये थीटा 0 कब होगा आप कह सकते हैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है और ये जो फोर्स है ये भी इसी डायरेक्शन में लगा दे, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है और इसी डायरेक्शन के अंदर आपने क्या किया फोर्स लगा दिया। अब मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ओवरलैप कर रहे हैं, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, तो एंगल हुआ 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री हुआ तो कॉस थीटा 1 हो गया और मेरे पास जो वर्क आएगा ये आ जाएगा एफ एस, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। आपको याद जो मैं यहां कर रहा हूं वो लिखना है, वही आपको समझना है। पॉजिटिव वर्क कब होगा, व्हेन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो जो आपने फोर्स अप्लाई की है और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में जो वर्क होगा उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं लिखना चाहूंगा फॉलिंग ऑफ एप्पल। बेटा ऊपर से जब सेब नीचे गिरेगा दैट इज पॉजिटिव वर्क। कैसे कह सकते हैं इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये एप्पल है, ये नीचे गिरेगा, डिस्प्लेसमेंट इसकी डाउनवर्ड है। ठीक है, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे अर्थ होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ ही खींचेगी, फोर्स की डायरेक्शन भी ये हुई नीचे की तरफ, एप्पल भी नीचे की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुई, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो फॉलिंग ऑफ एप्पल इज अ पॉजिटिव वर्क। ये हमारे पास पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल हो सकता है। सेकंड अगर मैं बात करूं एक्सेलरेटिंग अ व्हीकल,
किसी व्हीकल को एक्सेलरेट करना है, ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव वर्क होगा। बट एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ा क्या होता है, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। अब वेलोसिटी इंक्रीज कब होगी, हम कह सकते हैं अगर सिंपल सा केस में यहाँ डिस्कस करूं, ये कोई बॉडी है विद वेलोसिटी v जा रही है, ठीक है, जा रही है, ये विद वेलोसिटी v जाती रहेगी जब तक हम इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। अब ये जा रहा है, मैंने पीछे से इसके ऊपर एक फोर्स लगा दी, धक्का लगा दिया इसको, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी आगे जाके बढ़ जाएगी ना। तो इसकी जैसे हम इसको धक्का लगाएंगे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हुई मतलब एक्सेलरेशन हुआ। अब इस केस में भी हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा था और इसी डायरेक्शन के अंदर हमने फोर्स अप्लाई कर दी तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आई, तो एक्सेलरेटिंग अ व्हीकल इज आल्सो अ पॉजिटिव वर्क। क्लियर है। अब हम आते हैं नेगेटिव वर्क पे। नेगेटिव वर्क की अगर बात करें, यहां हमने एंगल किया 0, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमारे पास वर्क आया पॉजिटिव। सेकंड केस अगर मैं डिस्कस करूं, इफ थीटा इज 180 डिग्री, अगर ये थीटा 180 डिग्री हो तब क्या होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है और जो आप फोर्स लगा रहे हो उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, समझे, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है और फोर्स लग रही है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तब तो इस कंडीशन में हम कहते हैं जब cos थीटा 180 डिग्री होता है तो हमारे पास जो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। यहाँ पे हम कह सकते हैं cos 0 की वैल्यू अपने पास होती है 1 और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। मतलब इस केस में हम कह सकते हैं हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में तो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इनके बीच में एंगल होगा ये होगा 180 डिग्री का। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करें cos थीटा की जगह 180 अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 और जो वर्क मेरे पास हो जाएगा ये हो जाएगा -Fs। सही, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नेगेटिव वर्क कब होगा, व्हेन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। उस केस में जो वर्क होगा उसको हम कहेंगे नेगेटिव वर्क। डिफाइन करेंगे, व्हेन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन इस केस में जो वर्क होगा उसको हम कहेंगे नेगेटिव वर्क। ठीक, एग्जांपल्स की बात करें, इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो आप कह सकते हो फ्रिक्शन व्हाइल वॉकिंग, या आप कह सकते हो जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करती है वो हमेशा नेगेटिव वर्क करती है। कैसे, एक चीज बेटा आपको पता होगी फ्रिक्शन के बारे में, ये हमेशा मोशन को अपोज करती है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है ना उसको ये अपोज करती है, मोशन को रोकने की कोशिश करती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी सरफेस के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है ठीक, और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा दी कैपिटल F, इस फोर्स को लगाने से ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा विद वेलोसिटी v। अब जैसे ही ब्लॉक आगे मूव करेगा तो ये सरफेस यहाँ पे कांटेक्ट में, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी और फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी, इसके मोशन को अपोज करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगेगी अपने पास इस डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है और फ्रिक्शन फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 180। तो हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क होगा वो होगा नेगेटिव वर्क। तो फ्रिक्शन व्हाइल वॉकिंग है ना, वॉकिंग तो मैंने लिख दिया है, लेकिन आप कहते हो फ्रिक्शन जब भी वर्क करेगी वो हमेशा नेगेटिव वर्क करेगी, क्योंकि हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगती है, फ्रिक्शन फोर्स। सेकेंड एग्जांपल की अगर बात करें,
अप्लाइंग ब्रेक्स while driving आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, ड्राइविंग करते हुए अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव वर्क। अब ब्रेक अप्लाई कर रहे हो इसका मतलब क्या है, व्हीकल रुक रहा है, व्हीकल रुक रहा है, इसका मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम कब होगी, तो सेम एग्जांपल हम यहाँ पे लें, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है विद वेलोसिटी भी, हमने पहले बात की कि अगर आप इसी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा दोगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ इसे, तब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और ये रुक जाएगा, मतलब ब्रेक्स लग जाएंगे। तो आप कह सकते हो जब भी आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्क। इस केस में भी हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री, इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव। तो दो टाइप के वर्क हमने पढ़े, पॉजिटिव वर्क जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, नेगेटिव वर्क जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसको आप लिखेंगे विद एग्जांपल, इसको याद करेंगे। ये जो स्टूडेंट्स लिखना चाहते हैं साइड में लिख सकते हैं समझने के लिए, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। अब हम चलते हैं थर्ड केस पे, जिसमें हमने कहा वर्क डन जीरो भी हो सकता है। तो वर्क डन जीरो की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं किन किन केसेस में वर्क डन जीरो होगा हमारे पास। बेटा फॉर्मूले से अगर हम बात करें, वर्क डन आपको कब लगता है जीरो, इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है कब, या तो फोर्स जीरो हो जाए, आप फोर्स ही अप्लाई ना करो तो वर्क जीरो, या फिर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट के अंदर, वर्क डन जीरो। या फिर हम बात करें ये जो थर्ड फैक्टर कॉस थीटा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो भी मेरे पास वर्क क्या होगा, जीरो। तो तीन तरीके से हम कह सकते हैं वर्क जीरो हो सकता है। इसमें अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, अगर आप किसी वॉल को पुश कर रहे हो, इस कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा, आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन वॉल के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो एस जीरो वर्क डन जीरो। या फिर हम बात करें आप कोई हैवी लोड सिर पर रख के खड़े हो, आप हैवी लोड 20-30 किलो का वजन सिर पे रख के खड़े हो, काफी देर तक खड़े रहो, आपको ऐसा फील होगा आपने बहुत वर्क किया, पसीना पसीना हो जाओगे, लेकिन साइंस से रहेगा वर्क डन जीरो। क्यों, क्योंकि आप एक जगह खड़े हो, उस लोड को लेके कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो वर्क डन जीरो। तो यहाँ पे हम कहते हैं हमारे पास थर्ड टाइप का जो वर्क होगा जब वर्क जीरो होगा। इसके हम सिर्फ एग्जांपल्स लिखेंगे किन किन केसेस में वर्क हमारे पास जीरो होता है। थर्ड केस की मैं यहाँ पे बात करूंगा जब कॉस थीटा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो वैसे तो आप कह सकते हो वर्क डन तीन केसेस में जीरो होगा, या फोर्स जीरो हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, कॉस थीटा जीरो हो जाए। तो इस कंडीशन में अगर थीटा मेरे पास 90 डिग्री होता है, मतलब आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है और जो आपने फोर्स अप्लाई की है, इनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है, इस केस में हमारे पास जो cos 90 होता है, इसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। तो अगर आप इस फॉर्मूले में यहाँ पे थीटा को 90 पुट करो तो cos 90 जीरो, तो जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क अपने पास आ जाएगा जीरो, ठीक। तो जीरो वर्क डिफाइन करते हैं। एक तो हम ऐसा लिख सकते हैं व्हेन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वर्क डन इज जीरो। और सेकंड इसमें हम लिख सकते हैं व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन आल्सो वर्क डन इज जीरो। तो इसको हम लिखेंगे थर्ड को जीरो वर्क व्हेन अप्लाइड फोर्स and displacement are perpendicular to each other
ठीक, जब हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो वर्क डन 0। या फिर इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और while applying a force there is no displacement तो आपने फोर्स अप्लाई की लेकिन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन ऑब्जेक्ट, देन आल्सो वर्क डन इज 0। इसके कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें। स्टैंडिंग विद a 5 kg मास, आप 5 किलो वजन लेके खड़े हैं एक जगह पे, तो क्या है, वर्क डन 0, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। सेकंड, इसमें आप सेकंड लिख सकते हो, पुशिंग अ बॉल या ट्राई टू पुश अ बॉल। ट्राई टू पुश अ बॉल, आप इस दीवार को धक्का देने की कोशिश कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क डन 0। थर्ड, इसमें मैं कह सकता हूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास सर्कुलर मोशन में हो, या फिर हमारा सिंपल शॉर्ट में लिखूंगा सर्कुलर मोशन, इसमें भी क्या होता है मेरे पास, वर्क डन 0। अब इसको हम समझेंगे क्या है। तो ये अपने पास पॉजिटिव वर्क हुआ, नेगेटिव वर्क हुआ और 0 वर्क हुआ, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स की मदद से इनको हम समझेंगे, ठीक है, और कुछ जनरल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में। जैसे बेटा फर्स्ट में अगर यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करूँ, आपको क्वेश्चन दिया जाए कि आपने एक फोर्स ना, ऐसे कोई डायग्राम है या डायग्राम नहीं भी दिया है कि आपने फोर्स अप्लाई किया है 7 न्यूटन की, और इसको अप्लाई करने से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो गई है 5 मीटर की, तो बताएं वर्क डन कितना हुआ है। तो आप कह दोगे वर्क का फार्मूला है Fs फोर्स 7 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, तो 7 5 जा 35 जूल। बहुत इजी आंसर है। लेकिन अगर इसमें मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में दे रखी हो, उस केस में वर्क पूछा जाए तो वर्क कितना ही रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस। हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी, हमने लिखा सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 होता है। वो क्यों 0 होता है? इस केस में बेटा हमने जब सर्कुलर मोशन पढ़ा था, ग्रेविटेशन में भी हमने बात की, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कब आता है, जब उसके ऊपर सेंटर की तरफ से कोई फोर्स लगती है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है और अपन ने बात की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी, ठीक है। अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है इसकी, और सर्कुलर मोशन में एक फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ से लगती है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन में आता है। तो यहाँ भी अगर मैं बात करूँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हुआ 90 डिग्री, और हमने लिखा है अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वर्क डन इज 0। तो हम कहते हैं सर्कुलर मोशन में वर्क डन हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये ग्राउंड है, यहां से आपने एक बॉल थ्रो की और ये बॉल ऊपर गई और फिर यहाँ पे जाके गिर गई, ठीक है। तो पूछेंगे इस केस में, और ये भी दे देंगे कि जैसे आपको मान लो 10 मीटर या 20 मीटर कुछ भी दे देंगे, कुछ डिस्टेंस इसने कवर की। इसमें पूछेंगे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, ठीक है। आपने बॉल थ्रो की, थोड़ी दूर पे जाके वो गिर गई, तो बताओ ग्रेविटेशन फोर्स ने कितना वर्क किया। तो इस केस में भी हम कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इज
0। अब 0 क्यों? बेटा सिंपल सी बात है, अगर हम इस बॉल की डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुई है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन हम देखते हैं, इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास हुई इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई। बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लगती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास वर्क डन 0। तो बेटा ये कुछ वर्क के बारे में हमने पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स भी किए हैं। इसके अलावा बुक में जो एग्जांपल्स हैं उनको आप सॉल्व करके देखो, जो न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करके देखो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे वर्क के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। हाँ, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।